नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। ये चर्चा बजट पर हुई। सैनी सरकार ने हरियाणा के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम बजट पेश किया। सैनी सरकार का दावा है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। ये बजट करोड़ों हरियाणा वासियों के सपनों को पूरा करने का बजट है। तो वहीं विपक्ष ने बजट को आंकड़ों की जादूगरी बताते हुए जनता को ठगने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप है कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मदों के लिए बजट में जो दावे सरकार कर रही है वो सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी और महज छलावा भर है। आज भी सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ऐसे में आगामी सत्र की कार्रवाई क्या रहने वाली है और विपक्ष के आरोपों पर सरकार का क्या स्टैंड रहता है, ये सवाल है। तो बजट में तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रदेश का सैनी सरकार ने दावा किया पेश करने का, और विपक्ष कहीं ना कहीं इस बजट से संतुष्ट नहीं है। वो लगातार सरकार को घेर रहा है, कई सवाल खड़े कर रहा है। आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर दिखा। भूपेंद्र हुड्डा और अनिल विज में तीखी बहस देखने को मिली, और श्रुति चौधरी में और वनीश फोगाट में भी सदन के अंदर जो वार प्रतिवार था वो देखने को मिला। अब सदन की कार्रवाई आगे किस तरीके की रहेगी और विपक्ष जो लगातार मुद्दे उठा रहा है उस पर सरकार का पक्ष क्या रहता है। हालांकि सैनी सरकार लगातार ये कह रही है कि प्रदेश को विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो लेकर जा रहे हैं। कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए और आगे किन मुद्दों पर तीखी तकरार देखने को मिलेगी और उनका हल और समाधान किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश की विधानसभा में सत्र के 7वें दिन बजट पर चर्चा शुरू हुई। शुरुआत हांसी से बीजेपी विधायक विनोद बिहाना ने की। बिहाना ने कहा कि चुनाव में पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए 19 संकल्प बजट के लागू होने के बाद पूरे हो जाएंगे। पार्टी ने संकल्प पत्र में जो जो वायदे किए हैं सरकार उन्हें पूरा करेगी। गुरु रविदास जी ने एक दोहे में कहा है, ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रैदास रहे प्रसन्न। इस दोहे को चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 2,05,17,002.9 करोड़ का बजट कल विधानसभा में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, ये सर्वविदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि बजट में अभी कई घोषणाएं अस्पष्ट हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की दी जाने वाली सम्मान राशि को लेकर स्पष्ट नहीं कि ये राशि कब मिलने लगेगी, किन किन को मिलेगी। इस संबंध में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में उसी दिन सवाल किया था। ठीक है, घोषणा कर रहे हो, पर क्राइटेरिया यानी पात्रता मापदंड क्या होंगे, किन्हें ये राशि मिलेगी, कब से मिलेगी, कुछ तो हिसाब लगाओ। अब 16,000 इन्होंने करोड़ बताया कैपिटल। एक मिनट मेरी उसका जो आगे 16,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया, जिसमें से 4600 करोड़ जो है ना मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट है। 2023-24 में 5200 दिखाई, एक्चुअल आई 114। अब आपने 4600 दिखा दो, हो जाएगा आपका। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपको आगे चलाना है दसौंदा सिंह बन जाओ आप। ये सरकार 8% पे चलेगी। 8% में क्या क्या आप कर सकेंगे ये आप पे निर्भर करता है। पर अगर हम पिछली बार को भी कंपेयर करेंगे तो पिछली बार भी जो आपका बजट एस्टीमेट था और उसका रिवाइज एस्टीमेट आया, आप उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे। 6 महीने बाद बीच में गैप था, ये कुछ है। 23% अमाउंट जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कब खर्च हुआ है। आपकी सरकार पैसे नहीं खर्च कर सकी, आपकी सरकार ने पैसे खर्च किए नहीं।
मैं बताऊंगा किस किस सेक्शन के अंदर किसकी में आपने पैसे भी नहीं खर्च कर सके। इसी तरह 2017 से लेकर 2024 तक हर बजट में एसवाईएल के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए, पर इस बजट में एसवाईएल का जिक्र तो हुआ पर पैसा इस बार कोई नहीं रखा गया। ये भी कि अब प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1,23,000 रुपए का कर्ज है। हालांकि सरकार की आमदन 10 साल में दुगनी हुई है। पिछले 5 साल में ही 1,47,000 करोड़ का कर्ज सरकार पर और चढ़ गया है। यानी बजट पर जहां सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाई, वहीं विपक्ष ने सवाल उठाए। सत्र अभी 27 मार्च तक चलेगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। देवेंद्र, तमाम ऐसे मुद्दे शुरुआत में चर्चा की आपसे ही करना चाहूंगा जिसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में जो अनुमानित आंकड़ा था उससे कहीं ना कहीं सरकार ने उसको भी टच नहीं कर पाई, बेहद कम रहा। कल हमने भूपेंद्र हुड्डा को भी देखा, वो भी ये कहते नजर आए सदन के अंदर भी। आज वो कह रहे हैं कि जो कर्ज है वो कर्ज के बोझ के तले हरियाणा दबता चला जा रहा है। ये तमाम ऐसी स्थिति बनी हुई है जो कहीं ना कहीं टकराव की है और सदन के अंदर उसका असर भी, टकराव भी देखने को मिल रहा है। आज की मौजूदा कार्रवाई की बात की जाए तो वो क्या कुछ है और आने वाले समय में क्या अपेक्षा की जा सकती है? देखिए सौरभ, अंग्रेजी में एक कहावत है, आप पोटर एवरी पोटर प्रेजेस हिज ओन पोट। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी कांग्रेस में, तब उन्होंने तारीफ की हम ऐसा बजट लाए, कोई सरकार नहीं लाई। आज नायब सिंह सैनी की सरकार के लोग यही बात कह रहे हैं, ऐसा बजट पहले कभी नहीं आया। तो वही है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। बिल्कुल। जिस तरीके से आज कार्रवाई शुरू हुई, सबसे शुरुआत तो विनोद भ्याना ने की, जो हांसी से बीजेपी के विधायक है। उन्होंने एक शेर से शुरुआत की, रविदास जी के एक शेर से शुरुआत की और ये कहा कि इस बजट की जितनी सराहना की जाए कम है, ये विकास को समर्पित बजट है। जो जो सराहना हो सकती थी शुरुआत सत्ता पक्ष ने की कि बहुत बढ़िया बजट है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसका हम धन्यवाद करते हैं। तमाम तरह के जो तमगे दिए जाते हैं सत्ता पक्ष की ओर से अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री को दिए गए। लेकिन जब विपक्ष की पारी आई तो बीबी बत्रा चूंकि आंकड़ों पर बात करते हैं, आंकड़ों से बोलते हैं, तो उन्होंने आंकड़े पेश किए, स्टडी करके आए थे। देखिए मुख्यमंत्री हो या जो सरकार सत्ता में होती है वो पूरा स्टडी करके, होमवर्क करके आते हैं, पूरी तैयारी करके आते हैं कि पूरा प्रदेश, मीडिया के लोग, विपक्ष, सब लोग सुनेंगे, समझेंगे इस बजट को और फिर नुक्ताचीनी होगी। तो वो भी तैयार होकर आए, तो विपक्ष भी तैयार होकर आता है। ऐसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तैयार हो गए, लेकिन बीबी बत्रा की तैयारी मेरे को लगता है ज्यादा पुख्ता थी। उन्होंने आंकड़े देकर कहा, कल हमने देखा जब बजट आया था, सौरभ, बजट जब आया था तो संपत सिंह पूर्व मंत्री, गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री थे इनेलो सरकार के, बड़े कदावर नेता है, प्रोफेसर है उनके नाम के आगे। वो ये भी कहते हैं कि असली प्रोफेसर तो मैं हूं। तो ये बातें भी 3-4 लोग हैं हरियाणा की राजनीति में जो नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं। तो कल संपत सिंह ने सवाल उठाए थे कि जो पिछला बजट था, मनोहर लाल जी के टाइम मुख्यमंत्री वो थे पिछली, तो 1 साल पहले जो बजट आया था उसमें जो वायदे किए गए थे, जो घोषणाएं थी, उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनको छुआ तक नहीं गया या थोड़ा बहुत काम हुआ उसके बाद छोड़ दिया गया। तो ऐसा ना हो कि इस बजट का भी वो, तो बजट जो घोषणाएं होती है जनता को खुश तो किया जाता है, लेकिन जमीन पर भी वो फायदा मिलता हुआ नजर आए। इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से होना चाहिए, प्रभावी तरीके से। ठीक है। तो आज जो कार्रवाई शुरू हुई, सत्ता पक्ष ने पहले सराहना की अपने मुख्यमंत्री की और प्रदेश सरकार की, लेकिन विपक्ष ने, चूंकि विपक्ष का धर्म होता है वो तो नुक्ताचीनी करेगा। थोड़ी बहुत जो कमी है उनको भी स्टडी करके आना होता है। उनका ये कहना था कि जो पैसा है वितरित हुआ था कई डिपार्टमेंट्स को, वो खर्च ही नहीं हुआ, पैसा लैप्स हो गया, लोगों को क्या फायदा हुआ? अगर आप घोषणा तो करते हो लेकिन उसका जमीन पे फायदा नहीं मिला तो क्या घोषणाओं का क्या उचित है? कुल मिलाकर यह कि आज आमने सामने थे विपक्ष और सत्ता पक्ष। दूसरी बात सौरभ, मैं आपको ये कहता हूं, अगर विश्लेषण किया जाए जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री ने, मेरे को लगता है लोक लुभावन बजट नहीं है, क्योंकि अब चुनाव तो है नहीं। पहले लोगों को बहलाया जाता है, पुचकारा जाता है, कुछ रियायतें, कुछ सपने दिखाए जाते हैं, तो लोक लुभावन बजट नहीं था ये। मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि जो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात थी, मैं आपको याद दिलाऊं 2022 में हिमाचल में कांग्रेस ने वायदा किया था कि महिलाओं को इसी तरह की सहायता, वो लागू खाली एक छोटे से इलाके में हुई है, पूरे राज्य में नहीं हुई, हिमाचल में। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने यही वायदा किया था कि महिलाओं को हम आर्थिक सहायता देंगे, जैसे अब हरियाणा में था, तो वहां भी नहीं हुई। 3 साल होने को है पंजाब सरकार को भी। तो चूंकि आगे चलकर बिहार के चुनाव है और
नायब सिंह सरकार, बीजेपी सरकार ने एक बड़ा वायदा जो महिलाओं के लिए था, क्योंकि महिलाओं ने बहुत साथ दिया बीजेपी का लोकसभा चुनावों, विधानसभा निकाय और अब आगे चलकर बिहार के चुनाव है, तो एक बड़ा वायदा निभाती हुई नायब सिंह सरकार, बीजेपी सरकार लग रही है और ये मैसेज देने की कोशिश है कि महिलाओं के बारे में या जो संकल्प पत्र में हम घोषणाएं करते हैं हम उस पर अमल करते हैं। तो एक बड़ी घोषणा की है, हालांकि लोक लुभावन बजट नहीं है कि अब वोटों की जरूरत हो, तो संतुलित और विकास को समर्पित और खुशहाली को समर्पित ये बजट है। जैसा विश्लेषक कह रहे हैं कि विकास पर तवज्जो दी गई है और खुशहाल हरियाणा हो, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखा गया है। पॉपुलिज्म जो होता है कि लोक लुभावन बजट, उससे बचा गया है। महेश, जो आज की कार्रवाई है उसको लेकर क्या कहा जाए? और भूपेंद्र हुड्डा लगातार सवाल उठा रहे हैं, हमने कल भी देखा, और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा से भी आपकी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं 9% स्वास्थ्य को लेकर बजट है, और हुड्डा कह रहे हैं कि 2% भी नहीं रखा गया। यानी कि आंकड़ों का जो खेल कांग्रेस के द्वारा पेश किया जा रहा है या आंकड़ों की जो बातें कही जा रही हैं वो कितनी आधारभूत हैं और कितना दमदार वो कहा मानी जाएं? और आज की कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिला, आगामी कार्रवाई में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या लग रहा है मौजूदा कार्रवाई से? देखिए, जिस तरह का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, तमाम सरकारें, कोई भी सरकार अगर अपना बजट पेश करती है तो उसे बेहतरीन बताने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ताधारी दल के विधायकों की होती है। वो आज देखने को भी मिला और उसमें से जो खामियां निकालने की बात है, कई बार हमने देखा कि राजनेता बिना बजट को सुने ही उस पर रिएक्शन भी देते हैं। ये जानते तक नहीं कि बजट कुल कितने धनराशि का जो बजट है वो आवंटित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रिएक्शन दिया जाता है, उस पर साफ ही बात कही जाती है। और एक कह सकते हैं कि चुनिंदा शब्दों का एक पैकेज है जिसमें हर बार हमने देखा कि ये कहा जाता है कि जो है ये आंकड़ों की जादूगरी है, ये आंकड़ों का खेल है जिसमें उलझाए रखने की कोशिश हरियाणा प्रदेश वासियों से की जा रही है। तो यकीनन आंकड़ों का खेल तो पिछली सरकारों ने भी किया और इस सरकार में भी आंकड़ों का खेल किसी हद तक तो देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक बंटवारे की बात है, मुझे लगता है कि हर एक वर्ग को साधने की कोशिश यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। हमने देखा कि भविष्य की प्लानिंग को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र भी था, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेकर एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेकर एक महकमा बनाने की बात थी। यहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर यहां पर योजनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित की गई। बेरोजगारी के संकट से पार पाने के लिए 50,000 नौकरियों का यहां पर जिक्र किया। देखिए, डिलीवरी कितनी होगी, कितना नायब सिंह सैनी दे पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में, और इस पर अभी किसी भी तरह की टिप्पणी करना शायद जायज नहीं है। लेकिन नायब सिंह सैनी के वर्किंग ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश की जाए तो बतौर मुख्यमंत्री जितनी भी घोषणाएं उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में करवाई थी, तमाम उन घोषणाओं पर डे वन से, यानी पहले दिन से ही काम करने की जो कोशिश है वो देखने को मिली है। अधिकारियों को लगातार वो फ्रेमवर्क में रखते हैं, टारगेट देकर रखते हैं, समय सीमा देकर रखते हैं और उस पर बड़ी से बड़ी योजना को लागू करवाने की कोशिश वो करते हैं। अब तक का जो वर्किंग ट्रेंड है नायब सिंह सैनी का, वो इस तरीके का देखने को मिला है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल आज संपत सिंह भी ये बात कह रहे थे कि हम पिछले 7-8 साल के अगर बजट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो जितना बड़ा बजट घोषित किया जाता है उतना बड़ा बजट जो है वो खर्च नहीं किया जाता, और जो एक्चुअल वैल्यू निकलकर सामने आती है उसमें काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अब 2,05,000 करोड़ से ज्यादा के बजट का जिक्र तो खूब हरियाणा में किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलकर सामने आएगी वो कितनी होगी, कितना अंतर ये मानकर चले कि जो असलियत है और जो घोषित है उसमें कितना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। फिलहाल विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही है कि जादूगरी काफी ज्यादा जो है सरकार की तरफ से आंकड़ों में देखने को मिल रही है, खासकर 7-8 साल के बजट का रेफरेंस वो ले रहे हैं और उसके बाद ये बात कह रहे हैं कि देखिए इस साल में घोषित बजट इतना था और खर्च इतना किया गया, उसके अगले साल में घोषित बजट इतना था और जो एक्चुअल वैल्यू निकलकर सामने बाद में आती है उसकी जो हकीकत है वो अलग तरीके की होती है। तो 7-8 साल का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। मौजूदा 2,05,000 करोड़ से ज्यादा के बजट में लोगों को साधने की कोशिश यहाँ पर हुई है और ये बात कही जा सकती है। देखिए, उसमें अंतर तो मिलेगा, जो घोषित है और जो एक्चुअल है उसमें अंतर तो मिलेगा, लेकिन इतना मानकर चलिए कि हर एक वर्ग को साधने की कोशिश, सार्थक कोशिश यहां पर देखने को मिली है। लेकिन बेहतर तब ये माना जाएगा कि जब ये जो घोषित योजनाएं हैं ये लोगों तक पहुंच पाए और उसका सही मायनों में फायदा लोग उठा पाए। फिलहाल विपक्ष अपनी भूमिका को अदा कर रहा है और सरकार की तरफ से जो भूमिका अदा की गई है बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं काबिले तारीफ कहे जा सकते हैं। जी वीरेन जी, किस तरह की कार्रवाई है और जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आंकड़ों की जादूगरी का, और कहीं ना कहीं जो कुछ एक मुद्दे हैं उनको भी कहीं ना कहीं भटकाने का आरोप लगा रहा है और ये कह रहा है कि हाँ, हरियाणा को ठगा गया इस बजट के अंदर, धरातल पर नहीं उतरेंगे। कल हमने देखा था धरातल पर उतरने की बात भी विपक्षी नेताओं के द्वारा कही गई थी।
कई योजनाओं की नीति भी स्पष्ट नहीं है, इसका भी जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा है और उनकी मांग है कि नीति स्पष्ट की जाए, योजनाओं का स्पष्ट किया जाए और धरातल पर जल्द से जल्द लागू की जाए। क्या जो मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को विपक्ष घेर रहा है, वो आधारभूत मुद्दे हैं? सरकार के पास जो एक प्लानिंग है वो प्लानिंग के तहत सरकार काम कर रही है, क्या कहा जाए? देखिए, सरकार अपने स्तर पर अपनी योजना से काम कर रही है और विपक्ष है। देखिए, विपक्ष एक जो मर्म है, जो एक संवेदनशील मुद्दा है, विपक्ष उसे छू रहा है। देखिए, 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात थी, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम था कि अगर वो इसका बजटीय प्रावधान नहीं करेंगे तो विपक्ष मुद्दा बनाएगा जी। तो इसलिए 5000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। लेकिन अब जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इसका मापदंड क्या है, आप जो 2100 रुपए देने की जो पात्रता है कैसे तय करेंगे? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसका अभी निर्धारण कर रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि 18 वर्ष से अगर ऊपर की महिलाओं की संख्या हम देखें तो हरियाणा में 96 लाख है जी। और हर वर्ष अगर सभी वर्ग की महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाते हैं तो हर महीने 2000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए बजट के अंदर और पूरे साल के अंदर 24,000 करोड़ का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सरकार ने किया है 5,000 करोड़। तो इससे सरकार की मंशा भी स्पष्ट होती है और विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो नाहक नहीं है, उसमें भी तर्क है, दम है। मतलब 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसके हम और भी बजट बढ़ाएंगे। भाई ये अंतिम नहीं है, लेकिन विपक्ष जानता है, सरकार की कमजोरी को समझता है, सरकार को भी मालूम है कि वो कहां पर है। तो अब जो है कि जो 2100 रुपए देने की घोषणा है उसका जो मापदंड तय किया जाना है, यानी कि पात्रता तय की जानी है, उसका क्या स्वरूप रहेगा। अगर बीपीएल को करते हैं तो 1,80,000 रुपए मासिक आय वाले जो है, जो वार्षिक आय वाले हैं उनको शामिल किए या 1 लाख तक की आय वालों को शामिल किया जाए जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए हो। तो मतलब सरकार भी इस समय दुविधा में है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब देखिए सबकी जो निगाहें हैं वो इस मुद्दे पर है। देखिए जब भी जो है मुफ्त की घोषणा है, मुफ्त की घोषणाओं का सभी लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी वर्ग हो, लेकिन उस सुविधा को कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई स्वेच्छा से नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे में सरकार के समक्ष संकट है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी यह दिखाना चाह रही है कि जो उसने अपने संकल्प पत्र में वायदे किए थे उसे पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। और विपक्ष जानता है कि सरकार की कमजोरी कहां है, भाई सरकार कहां फंस सकती है। देखिए हालांकि देखिए इस बजट का हम देखें तो अब तक कुल 11 बजट आए हैं जो लगातार कर रहे थे। अब बजट में करों का कोई प्रावधान होता नहीं है जी। और ये बात है कि इस बार सबसे बड़ी निराशा की बात है कि स्वास्थ्य जो सुविधाओं के लिए जो है कुल बजट का 5% से कम खर्च किया गया, प्रावधान किया गया है। हालांकि पहले कोरोना काल भी रहा तो उस समय भी पिछला जो बजट था वो 5.02 था कुल बजट का जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर था। इस बार जो है 4.70 है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर विस्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने दूसरी जो है मदों पर भी जो है बजटीय प्रावधान बड़ा अच्छा किया है। आधारभूत संरचना की ओर किया है, शिक्षा के क्षेत्र में किया है, कृषि क्षेत्र में किया है। तो देखिए सरकार का चौमुखी विकास का दावा है और प्रयास भी किया गया है, लेकिन विपक्ष का अपना काम है, वो सरकार की कमजोरियों को जानता है, इसलिए वहीं पर हमलावर है। और चाहे भारत भूषण बत्रा की बात करें, चाहे जिस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो अपने तक में तर्कशील है। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया है, जिस तरह अपने बजट भाषण उनका रहा है, उनके बजट भाषण में 3 घंटे का भाषण था उनका, लेकिन हर वर्ग को छुआ है और भविष्य की प्राथमिकताएं तय की हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष को अवसर तो मिलता ही रहता है जी। देवेंद्र, जो सत्र है वो लंबा चलेगा, इस बार विपक्ष को भरपूर मौका मिलेगा बोलने का। आने वाले समय में और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि आज हमने देखा किसानों को लेकर भी मुद्दा छाया रहा, सदन में हंगामा हुआ, जो मुकदमे थे आंदोलन के दौरान उसको वापस लेने का भी जिक्र, एमएसपी की मांग भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। विपक्ष संतुष्ट नहीं है इस बजट से। और क्या मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर आने वाले समय में सत्र के दौरान चर्चा हो सकती है, तीखी बहस हो सकती है? आज भी हमने देखा कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल प्रदेश में वॉकआउट कर गया सदन से। देखिए स्वरूप, बजट में जो कुछ घोषणाएं हुई हैं इनमें जैसा वो विनोद भयानक कह रहे हैं बीजेपी के विधायक के 19 संकल्प, 100 कुछ संकल्प थे जो उसमें से 19 संकल्प इस बजट के इम्प्लीमेंटेशन में पूरे हो जाएंगे। मतलब उसके बाद भी सरकार घोषणाएं जो सरकार ने संकल्प किए उनको पूरा किया जाएगा। 5 साल का समय। देखिए युवाओं को नौकरी की बात है, 2 लाख नौकरी है, उसमें अभी स्पष्ट नहीं है कि
5 साल में 2 लाख नौकरी देनी है, लेकिन शुरू में 1 साल का सरकार का टारगेट क्या है? मतलब कुछ ऐसी फिगर आनी चाहिए कि भरोसा जागे, हाँ अब नहीं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, अगले साल के शुरू में थोड़ा सा एक ये है। दूसरा एक मुद्दा और है बड़ा, 8वां वेतन आयोग वेज बोर्ड, 8th वेज बोर्ड मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है, उसके लिए एक समिति भी गठित की गई है। 8वें वेतन आयोग, देखिए करोड़ों की संख्या में कर्मचारी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हरियाणा में तो 3.5 लाख कर्मचारी हैं और कुछ कच्चे हैं, 3.5 लाख तो रेगुलर है। 8वें वेतन आयोग घोषणा की गई है, यहां भी केंद्र की तर्ज पर दिया जाएगा। पेंशनर्स जो है उनको जो भी पेंशन या भत्ता है वो केंद्र की सरकार पे दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला बहुत अभी छाया रहा है पीछे। बिल्कुल, जब सेशन शुरू ही हुआ था बजट सेशन, तो लॉ एंड ऑर्डर पे पहले दिन में बहुत हंगामा हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला है, महंगाई वाला मसला है। और एक बात आपको बताऊं, SYL का मुद्दा 40 साल हो गए। SYL कहते ना जल है तो कल है, जल की कितनी कीमत है हम लोग जानते हैं, जो अभी से महसूस करते हैं कि पूरा पीने का साफ पानी नहीं मिलता, मिलता है तो पूरा नहीं मिलता, हर घर को नहीं मिलता। मतलब पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है अगर पानी दूषित हो। तो हर घर नल योजना सरकार लेकर आ रही है। महिलाओं के लिए एक कुछ और विस्तार किया जा रहा है कि 500 रुपए वाला जो सिलेंडर था उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया महंगाई वाला मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर पे अभी चलेगा सेशन, बहुत सारी चीजें हैं। युवा भी ये मांग करेंगे कि 2 लाख रोजगार आप दे रहे हो, पहले बताओ आप इस साल, अभी मार्च का महीना, 9 महीने तो अभी है, इन 9 महीनों में कम से कम आप ये बोलो कि 20,000 लोगों को हम नौकरियां देंगे, जिनको भी मिले, लेकिन उनकी एक उम्मीद जागती है। 5 साल में अगर 2 लाख नौकरियां देनी है तो इस साल में आगे की तैयारी अब सरकार को होनी चाहिए चीजें। SYL वाला मुद्दा मैं आपको कह रहा हूं, SYL वाला मुद्दा 40 साल से वोट बैंक की नीति, हर पार्टी हमने देखा है हर साल। मेरे को याद है मनोहर लाल सरकार, हमने देखा है कोर्ट तक पहुंचा, बजट में प्रावधान किया था। पंजाब ने अपने हक का काम नहीं किया, हरियाणा ने अपने हक का काम कर दिया, उसके बाद वो मुद्दा अटका रहा। दोनों ही सरकारों को कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अपने अपने हिस्से का काम पूरा करें ताकि हरियाणा को उसके हक का पानी मिल सके। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महेश, अगर सवाल आंकड़ों की बात हो, सवाल प्रतिबद्धता की बात हो, तो क्या कुछ लगता है कि सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी? हमने सीएम सैनी को भी देखा था, कल वो कह रहे थे कि इसी साल में ही पूरा होगा। कुछ योजनाओं को वो जिक्र कर रहे थे जब पत्रकार वार्ता थी और उनसे पूछे गए थे कई सवाल। देखिए, वर्किंग कंडीशंस को अगर समझने की कोशिश की जाए, उनकी कार्यशैली को समझने की कोशिश की जाए, तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वो अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए पूरा जो फ्रेमवर्क है वो तैयार कर चुकी थी। और हमने देखा कि शुरुआत के साथ ही तमाम अधिकारियों को उन्होंने बुला लिया था और बुलाने के साथ ही ये कहा गया था कि पहले 100 दिनों में कौन कौन सी योजनाएं पूरी होने जा रही है और उसके लिए किस तरह का प्रारूप अधिकारियों की तरफ से तैयार किया गया है। वर्किंग अगर स्टाइल को समझने की कोशिश की जाए तो बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी अपने हर वायदे को पूरा करने की कोशिश शुरुआत से करते नजर आ रहे हैं। हमने तमाम पिछली सरकारों में देखा कि जो घोषणाएं की जाती हैं उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश तीसरे साल में जो प्रयास है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर डे 1 को आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही अपने किए वायदों को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं तो यकीनन फिर इस बात की उम्मीद भी जगती है कि जो घोषणाएं आप कर रहे हैं किसी हद तक वो पूरा होने जा रही हैं। फिलहाल वर्किंग स्टाइल के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी अपने हर वायदे को, हर घोषणा को पूरा करने का जो हर संभव प्रयास है वो करेंगे। और यहां एक लगातार एक बात कही जाती थी कि पिछली सरकारों में हमने देखा कि कभी कहा गया कि रोहतक का मुख्यमंत्री या किसी सिरसा का मुख्यमंत्री, किसी इलाके विशेष से मुख्यमंत्री को जोड़ने की बात हर बार कही जाती थी। लेकिन इस बार के बजट के बाद अभी इस तरह की कोई बात किसी ने, विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी ये बात कभी नहीं कही गई कि कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री या करनाल का मुख्यमंत्री, सीएम सिटी का जिक्र मनोहर लाल खट्टर के रहते जरूर किया जाता था। लेकिन इस बार बजट के बाद किसी ने भी इलाकावाद का जो आरोप है वो सरकार पर नहीं लगाया है। तो ये बात काबिले तारीफ कही जा सकती है कि शॉर्ट कमेंट का जो जिक्र भारतीय जनता पार्टी किया करती थी उस पर बजट भी आधारित रखने की कोशिश की गई। जी वीरेंद्र जी, शॉर्ट कमेंट संक्षेप में आपसे लेना चाहूंगा, क्लोजिंग। देखिए, सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। हर वर्ग को और हर जिले के समान विकास के लिए जो सरकार की नीति है वो इसमें झलकती है। देखिए, विपक्ष का अपना काम है सरकार की आलोचना करना, अच्छी बात है, सार्थक बहस होनी चाहिए। और देखिए, अब जो विधानसभा के अंदर जो भी स्वरूप में दिखाई दे रहा है, चाहे आज भी वॉकआउट हुआ तो आरोप प्रत्यारोप पर हुआ, तो इस तरह ही आगे भी चलता रहेगा। मुद्दों पर लेकर नहीं है, आरोप प्रत्यारोप पर ही जो है ये वॉकआउट होगा और विधानसभा
सत्र के दौरान हमें ऐसे कई अवसर देखने को मिले। बिल्कुल, आगामी समय में सरकार किस तरीके की जवाब तैयार करेगी? हालांकि सरकार अपनी प्रतिबद्धता जता चुकी है और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। सदन की रूपरेखा क्या रहेगी आने वाले समय में बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।